लास्ट टर्म तक हमने C4 प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स पर बात की थी। पहले हम अब C4 साइकिल के कुछ पॉइंट्स को डील कर लें और बचे हुए पॉइंट्स पर हम बाद में बात कर लेंगे और कुछ फीचर्स जो बचे हुए हैं। जो C4 साइकिल है उसे C4 क्यों कहते हैं इस बात पर हमने डिस्कस कर लिया था। इस चक्र को सबसे पहले हैच एंड स्लैक ने डिटेल में स्टडी किया था। और जो डिटेल स्टडीज हुई हैं वो डिटेल स्टडीज मक्का पर हुई है, जो हैच एंड स्लैक ने डिटेल स्टडी किया। हालांकि इस चक्र की जो खोज हुई थी वो कॉटशैक ने की, और कॉटशैक ने यह खोज गन्ने में की थी, दैट इज सैकरम ऑफिसिनेरम। गन्ने में इस चक्र की खोज सबसे पहले कॉटशैक ने की और डिटेल अध्ययन इसका हैच एंड स्लैक ने किया। इस चक्र में खासियत ये होगी कि इस चक्र की जो घटनाएं हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो दो तरह की कोशिकाओं में घटित होगी। हमने कहा यहाँ मीजोफिल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट है और बंडल शीथ सेल में भी क्लोरोप्लास्ट है। तो चक्र की आधी घटनाएं मीजोफिल सेल में होती है और अन्य बची हुई घटनाएं बंडल शीथ सेल में होती हैं, यानी दो तरह की कोशिकाएं मिलकर काम करेंगी। इसलिए इस चक्र को कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है। कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी इस चक्र को इसीलिए कहा जाता है। तो इसे C4 चक्र कहते हैं, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस कहते हैं, या हैच एंड स्लैक चक्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस चक्र में जैसा हमने कहा कि दो तरह की कोशिकाएं काम करेंगी। इन दो तरह की कोशिकाओं में जो अभिक्रिया की शुरुआत है वो मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में होती है। मीजोफिल सेल में यह अभिक्रियाएं शुरू होंगी। मीजोफिल सेल में सबसे पहले पाइरुवेट का जो अणु है, पाइरुवेट का अणु अन्य 3 कार्बन अणु फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में ये कन्वर्ट होगा और इस काम को करने के लिए एक एटीपी खर्च होता है। देखिए, एटीपी में 3 फॉस्फोरस अणु हैं और 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं जिनसे ये 3 फॉस्फोरस अणु जुड़े हुए हैं। इनमें से असल में एटीपी जब उपयोग आता है तो याद रखने लायक बात यह होगी कि 2 फॉस्फोरस खर्च होंगे इस बिंदु पर, यानी एटीपी एडीपी में नहीं बदलेगा, एएमपी में बदलेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। यानी दोनों हाई एनर्जी बॉन्ड यहाँ पर उपयोग आ जाएंगे और 2 फॉस्फोरस अणु यहाँ काम आएंगे। इसके बाद ये अणु CO2 के साथ रिएक्ट करता है। एंजाइम पर हमने बात की थी पेप्को या पीईपी कार्बोक्सिलेज, और इससे 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। यह ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का अणु चार कार्बन के एक अन्य अम्ल मैलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है।
ये भी 4 कार्बन का कार्बनिक अम्ल है, ये भी 4 कार्बन का कार्बनिक अम्ल है। और इस अभिक्रिया में NADPH2 का उपयोग होता है। इस कन्वर्जन में हाइड्रोजनेशन होगा, जिससे ये कन्वर्जन होगा। अब ये मैलिक एसिड बनाने के बजाय हो सकता है कुछ पौधों में ये ऑक्सोलोएसिटिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में बदल जाए। ये कार्बनिक अम्ल है और वो अमीनो अम्ल है, यानी अमाइन ग्रुप ऐड होकर ये कार्बनिक अम्ल अमीनो अम्ल में भी परिवर्तित हो सकता है। यानी ऑक्सोलोएसिटिक एसिड का भविष्य क्या होगा, दो तरह का हो सकता है। या तो वो मैलिक अम्ल बनाए या वो एस्पार्टिक अम्ल बनाए। तो दो तरह के C4 पौधे होंगे कि वो ऑक्सोलोएसिटिक एसिड का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। इसलिए हमने कहा और लगा देते हैं कि या तो ऑक्सोलोएसिटिक एसिड से मैलिक अम्ल का निर्माण होगा या उससे एस्पार्टिक अम्ल का निर्माण होगा। ये सारा जो प्रक्रम है, ये सारा प्रक्रम मीजोफिल सेल्स में हुआ है, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में हुआ है। इससे हमें कुछ खास बिंदु निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला चीज, ये जो अभिक्रिया है पाइरुवेट से PEP का बनना, इस अभिक्रिया में एक ATP के 2 फॉस्फोरस उपयोग आ रहे हैं और यहाँ एंजाइम काम करेगा पाइरुवेट डाइकाइनेज या PEP सिंथेटेज, उस एंजाइम को कहा जाता है। या तो कहते हैं पाइरुवेट डाइकाइनेज या फिर कहते हैं PEP सिंथेटेज, पहली बात। दूसरी बात, CO2 को एक्सेप्ट करने का काम PEP करेगा, जबकि हमने C3 चक्र में पढ़ा कि CO2 का एकमात्र एक्सेप्टर जो था वो राइबोलोज डाइफॉस्फेट RUDP था, जबकि यहाँ पर ये PEP है। वहाँ पर हमने देखा था कि CO2 का जो फिक्सर एंजाइम था वो रुबिस्को था, RUDP कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम ये काम कर रहा था, जबकि यहाँ पर पेप्केज या PEP कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम काम करेगा। इसके बाद वहाँ जो प्राथमिक उत्पाद बना था CO2 प्लस RUDP का, उसका नाम हमने 3 कार्बन का एक अणु रखा था, जिसका नाम था फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जबकि यहाँ पर प्राथमिक स्थायी उत्पाद जो है वो 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है। ठीक, यानी जब हम C3 और C4 पादपों के कुछ अंतर पर बात करते हैं, डिफरेंसेस का जो सवाल आता है हमारे, ये 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क कहीं भी आ सकता है। इस तरह का सवाल डिपेंड करता है। तो वहाँ ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएंगे कि जो C4 पादपों के लक्षण कुछ हमने लिखे हैं वो सभी मुख्य अंतर है, वो कोई भी लक्षण C3 में नहीं मिलता। बचे हुए कुछ कैरेक्टर जो हम यहाँ देख रहे हैं, उनमें से जैसे प्राथमिक ग्राही CO2 का, क्योंकि यहाँ अभी हम पढ़ने वाले हैं कि CO2 2 बार एक्सेप्ट की जाती है, 2 बार रिडक्शन होता है, CO2 2 बार फिक्स होती है, तो इसलिए इसे कहते हैं प्राथमिक एक्सेप्टर, प्राथमिक ग्राही, प्राथमिक रिड्यूसिंग एंजाइम और प्राथमिक स्थायी उत्पाद। ये तीनों ही अणु C3 में अलग थे। वहाँ ग्राही था RUDP 5 कार्बन, ये 3 कार्बन PEP है। वहाँ ग्राही एंजाइम था रुबिस्को, यहाँ है पेप्को। वहाँ प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का PGA, यहाँ 4 कार्बन का ऑक्सोलोएसिटिक एसिड। ये मुख्य अंतर है। इसके अलावा वहाँ C3 चक्र में कार्बनिक अम्लों का निर्माण
नहीं होता, शर्कराएं बनती हैं। यहाँ कार्बनिक अम्ल बन रहे हैं, वहाँ अमीनो अम्ल नहीं बनता, यहाँ अमीनो अम्ल भी बन रहा है। अब जिन पौधों ने मैलिक एसिड बनाया उनमें, और या जिन्होंने एस्पार्टिक एसिड बनाया उनमें, ये दोनों ही उत्पाद हम और लगा देते हैं यहाँ कि जिनमें जो भी उत्पाद बना, जिनमें मैलिक एसिड बना उनमें मैलिक अम्ल, या जिनमें एस्पार्टिक एसिड बना उनमें एस्पार्टिक अम्ल अन्य कोशिका में प्रवेश कर जाएंगे, और वो कोशिका होगी बंडल शीत कोशिका। बंडल शीत सेल में ये जो कोशिकाओं के बीच प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स होते हैं, जो छिद्र हैं कोशिकाओं के बीच, उन छिद्रों के माध्यम से ये अणु यहाँ माइग्रेट करके आ जाएंगे। इस पूरी अभिक्रिया को हम C4 अभिक्रिया कहते हैं। C4 चक्र नहीं, C4 अभिक्रिया इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाएगा। पहली चीज। दूसरी बात, हमें एक और मुख्य लक्षण यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ रुबिस्को कहीं काम नहीं आया, ठीक, क्योंकि ये प्राथमिक अभिक्रिया है, यहाँ रुबिस्को काम नहीं आता। इसका मुख्य कारण हमें समझ लेना चाहिए कि वास्तव में C4 पादपों के मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, फिर से कह देते हैं, C4 पादपों के मीजोफिल कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वहाँ स्ट्रोमा में रुबिस्को एब्सेंट होता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर ये नीचे उतर कर आएगा और बाकी प्रक्रम यहाँ पर होगा। ये जितनी भी प्रक्रिया हुई है, इस पूरी प्रक्रिया में अब जब मैलिक एसिड नीचे आ गया, जो 4 कार्बन का उत्पाद है, ये 4 कार्बन का उत्पाद पायरुविक अम्ल बनाएगा, यानी 4 कार्बन से 3 कार्बन का उत्पाद बना और ये पुनः चक्र में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जब 4 से 3 कार्बन का उत्पाद बना तो एक CO2 का निष्कासन हुआ, और ये CO2 अब RUDP द्वारा अधिग्रहित कर ली जाएगी, फिक्स कर दी जाएगी। अंडरस्टूड है? जब ये काम होता है तो रुबिस्को नाम का एंजाइम काम करेगा। उसके बाद ये प्रक्रम ये चलेगा। इसे ऑलरेडी हम C3 चक्र के नाम से पढ़ चुके हैं। बचे हुए महत्वपूर्ण बिंदु फिर से हम बात करें। मैलिक एसिड अंदर आया, ब्रेकडाउन हुआ, एक CO2 लिबरेट हुई और पायरुवेट पुनः चक्र में प्रवेश कर गया। खास बात क्या है, C4 पादपों में रुबिस्को के द्वारा CO2 का स्थिरीकरण होता है, C3 चक्र चलता है, लेकिन कहाँ चलेगा? यहाँ बंडल शीत कोशिकाओं में। जबकि एक सामान्य C3 पादप में यह अभिक्रिया कहाँ होती है? मीजोफिल सेल में होती है। जबकि यहाँ ये सेम अभिक्रिया हो रही है, लेकिन बंडल शीत कोशिकाओं में हो रही है। यानी जो शर्करा का निर्माण हो रहा है, वो शर्करा का निर्माण भी बंडल शीत कोशिकाओं में होगा, जबकि वहां पर ये मीजोफिल कोशिकाओं में होता है, C3 पादपों में। यानी C4 पादपों में भी C3 अभिक्रिया चलती है, ये हमें याद रखना है। यही बिंदु हमने C3 चक्र में कहा था कि कोई भी ग्रीन प्लांट यानी जो फोटोसिंथेटिक प्लांट है, उसमें कोई अपवाद नहीं है। अगर वो पौधे में क्लोरोप्लास्ट है, वो C3 पौधा है, चाहे वो C4 हो, चाहे वो CAM प्लांट हो, सभी में सार्वत्रिक रूप से यानी यूनिवर्सली
C3 चक्र तो पाया ही जाएगा, बस जगह का अंतर हो सकता है। यानी C4 पौधों में ये चक्र पाया जाएगा, बस स्थान परिवर्तन हुआ, ये यहाँ पाया जाएगा बंडल शीट की कोशिकाओं में। बाकी बचे हुए बिंदुओं पर हम नेक्स्ट टर्न बात करते हैं। थैंक यू।